वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन में फुल हार्ट का फंक्शन पढ़ा था इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन या हम कहते हैं सर्कुलेशन में दो सिस्टम होते हैं, दैट इज़ अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, बाद में एक वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। तो आज हम ब्लड के टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम या हम कह सकते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। पर उससे पहले हमें एक टॉपिक देखना है, जैसे कि आप देख रहे हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा ब्लड क्या है, ऐसे ही हम बिल्कुल सेम देखेंगे लिम्फ क्या है। फिर हमने देखा ब्लड वेसल्स क्या हैं, ठीक वैसे ही हम देखेंगे लिम्फ वेसल्स क्या है। फिर हमने देखा था एक आपका ऑर्गन जो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था, दैट इज़ अ हार्ट। आप इसको कह सकते हो एक तरीके से आप सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक उसी तरीके से एक आपका लिम्फेटिक ऑर्गन होगा, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक जो हमने ब्लड के अंदर पढ़े, यही तीन टॉपिक हमको लिम्फ के अंदर पढ़नी है। पर उससे पहले एक चीज़ के बारे में पढ़ना है, वो है आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी आज के दिन हम दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे या कवर करेंगे, एक आपका ब्लड प्रेशर, दूसरा आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो थोड़ा सा देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है ब्लड वेसल्स, हार्ट के बारे में। तो हार्ट ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा था, ब्लड को कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक और बात, अगर आप हार्ट के फंक्शन को अच्छे से समझे हो तभी आपको लिम्फ का फंक्शन समझ में आएगा। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने हार्ट के पूरे फंक्शन को मेंशन किया, अच्छे से समझाया है। उसको समझने के बाद ही हम लिम्फ के सिस्टम समझ सकते हैं। तो हार्ट के अंदर फ्लो क्या हो रहा था, जो आर्टरीज थी, वेन्स थी, उनके अंदर फ्लो हो रहा था ब्लड। तो इससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है, दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर। छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं क्या है ब्लड प्रेशर। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रेशर यानी प्रेशर की बात किससे रिलेटेड है, ब्लड से। और ब्लड फ्लो कहाँ होता है, वेसल्स में। वेसल्स में भी किस में, आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। यानी वो प्रेशर जिससे, या वो मैक्सिमम वो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स में जो लगता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर जो ब्लड वेसल्स में लगता है उसे हमने ब्लड प्रेशर कह दिया, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। पर होता क्या है, अगर हम इसको समझें तो कल जब हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये जो लंग्स होते हैं, यहाँ से एक आर्टरी आती है जो हार्ट के अंदर ब्लड को दे रही थी, ठीक है। वीडियो में देखा था, इसको हमने क्या नाम दिया था, ये जो एक आपका हार्ट के अंदर ब्लड लाया, हार्ट के अंदर से अब ब्लड कहाँ जा रहा था, बॉडी में जा रहा था। अगर याद हो तो बॉडी में जा रहा था। जब हार्ट से बॉडी में जा रहा था ब्लड, तो एक वेसल की, या आप कह सकते हो एक वेसल की मदद से जा रहा था, जिसको आपने नाम दिया था आर्टा, ठीक है। आप सीधे सीधे समझ जाओ अब कि ऑर्टा भी क्या है, एक आर्टरी है। यानी हार्ट से आर्टरीज से, हार्ट के अंदर से आर्टरीज से ब्लड बॉडी में सप्लाई होता है। तो जब बच्चों हार्ट के अंदर से ब्लड निकलता है बॉडी के लिए, तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर से निकलता है। इसलिए जो ब्लड होता है वो हमारे आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। जब डॉक्टर को ब्लड टेस्ट करना रहता है तो वो वेसल से ब्लड को निकालते हैं इंजेक्शन की मदद से। मैं आपको बता दूं, वो कभी भी उस ब्लड को आर्टरीज से नहीं निकालते हैं, वो जब भी निकालते हैं ना, वेन्स से निकालते हैं। या आपकी आर्टरीज के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसमें निडल नहीं जा सकती, ठीक है। बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को एक्सर्ट करता है। तो अगर आपको ब्लड का डेफिनेशन एग्जैक्ट समझनी है, प्रेशर को समझना है, तो आप ये समझो आर्टरीज के द्वारा, आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर लगता है ब्लड का, उसकी वॉल पे, उस वेसल की वॉल पे, वही आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर जो लगता है वो आपका ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर भी आपका ना, जो प्रेशर लगता है वेसल्स के अंदर, वो भी दो तरीके का लगता है, हम देखते हैं, ठीक है। आपका जो प्रेशर लगता है, पहला होता है
सिस्टोलिक प्रेशर, सेकेंड वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। इसको समझते हैं, ठीक है। क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर को आप एक नाम दे सकते हो ना, मैक्सिमम प्रेशर। क्या नाम दिया? मैक्सिमम प्रेशर। अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर कहाँ लगता है? आर्टरीज के अंदर लगता है। कब लगता है? जब वो हार्ट से ब्लड को बॉडी में देता है। यानी सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स मैक्सिमम प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड। कहाँ? किसमें? आर्टरीज में, ठीक है। और कब? जब ये आर्टरीज ब्लड किसको सप्लाई करती हैं? बॉडी को सप्लाई करती हैं, ठीक है। हार्ट के द्वारा मैक्सिमम मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय हार्ट कब? किसमें? आर्टरीज में, जब वो ब्लड को बॉडी के अंदर देती है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर जो एक्सर्ट होता है आर्टरीज में, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट इन आर्टरीज, ठीक है। किस टाइम पे? जब हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है बाहर बॉडी में, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है 120 mm ऑफ Hg। Hg आपका मरकरी है, अभी बताती हूँ कैसे। दूसरा आपका है डायस्टोलिक प्रेशर, इसको आप ले लो ना मिनिमम प्रेशर। सीधे सीधे आप ये समझो कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तब मैक्सिमम प्रेशर, क्योंकि प्रेशर लगाने पे सिकुड़ता है। अच्छा, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड को बाहर करेगा, रिलैक्स करेगा ब्लड को अंदर लेगा, इससे समझो, ठीक है। हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ा, मैक्सिमम प्रेशर लगाया, दैट इज अ सिस्टोल। और जब हार्ट रिलैक्स हो गया, उसने मिनिमम प्रेशर लगाया, ये आपका डायस्टोल है, ठीक है। अगर आप वीडियोस में जाओ या आप एक हार्ट का 3D फिगर देखो तो हमेशा ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ये ऐसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ हिलता रहता है, ठीक है। तो ये जो हिल रहा है ये क्या है? ये हार्ट की बीट है। बीट का मतलब क्या है? एक सिस्टोल एक डायस्टोल, एक सिस्टोल एक डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिलैक्स हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिलैक्स हो रहा है, दोनों टाइम प्रेशर लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने पे मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है और डायस्टोल मतलब मिनिमम प्रेशर लग रहा है। यही आपका साउंड, जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारे हार्ट की बीट को चेक करते हैं, जो धक धक की आवाज़ आती है वो इसे सिस्टोल और डायस्टोल की होती है। सिस्टोल के टाइम पे आवाज़ आती है लब, डायस्टोल में डब, लब डब की आवाज़ होती है जो हमें स्टेथोस्कोप में सुनाई देती है, ठीक है। ये सिस्टोल और डायस्टोल की होती है। सिस्टोल आपका मैक्सिमम प्रेशर है, हार्ट सिकुड़ रहा है, वो 120 mm ऑफ Hg होता है। डायस्टोल आपका मिनिमम प्रेशर है, इसको आप मेज़र करोगे तो 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, एक बीमारी का नाम सुना है? ब्लड प्रेशर। सोचो कोई बीमारी नहीं, ये टॉपिक है। होता क्या है? ब्लड प्रेशर, बीपी हाई बीपी लो, क्या होता है? यही आपका 120 और 80 है। होता क्या है कि जब आपका ये दोनों, ये आपका आइडियल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है कि आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा है, जब उसका सिस्टोल जो उसका है उसकी वैल्यू 120 mm ऑफ Hg हो और आपका डायस्टोल की वैल्यू 80 हो। होता क्या है, किसी किसी कंडीशन में, बहुत सी कंडीशन अभी बताती हूँ, अगर मान लो ये आपका 120 से क्या हो गया 140 हो गया और ये आपका 80 से क्या हो गया 100 हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या सिस्टोल का प्रेशर बढ़ा है? बढ़ गया, 20 ज़्यादा बढ़ गया। डायस्टोल का बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू थी उससे ही वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। तब हम कहते हैं कि पेशेंट को एक बीमारी हो गई है हाई ब्लड प्रेशर की, दैट इज़ हाई बीपी, ठीक। फिर क्या होता है कभी कभी कि वही पेशेंट है, कोई पेशेंट है, उसका जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो 80 पे आ गया, ठीक, और जो डायस्टोलिक वाला है वो 50 पे चला गया। अब आप मुझे बताओ, नॉर्मल सिस्टोल और डायस्टोल से वैल्यू क्या है? कम है। ब्लड का जो प्रेशर है नॉर्मल से कम आ गया है, तो हम कहते हैं पेशेंट को एक बीमारी है लो बीपी की। यानी ये क्या है? ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू से कम होना लो बीपी और नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना हाई बीपी है, ठीक है। ये था आपका ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक। अच्छा, जब किसी को हाई या लो बीपी होता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर उसको चेक करता है। पता कैसे चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सिस्टोल और डायस्टोल की वैल्यू, या घट गई है? तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट लेता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बड़ा सा बॉक्स की तरह है, उसको खोल देता है, हाथ में एक कफ लगाता है,
ठीक है, बांध देते हैं बिल्कुल टाइट, फिर वो पंप करते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद वो बताते हैं बीपी ज़्यादा है कम है। अब के समय में नई तरीके की मशीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक आती हैं, उन्होंने कफ को लगा दिया, इलेक्ट्रिकली आप देखोगे अपने आप वहाँ पे बीपी का वैल्यू आ जाता है। तो उससे तो आप समझ नहीं पाओगे हुआ कैसे है, पर जो इंस्ट्रूमेंट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, जिससे उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो, स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर वो डिवाइस है, वो या आप कह सकते हो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे डॉक्टर या हम में से कोई भी किसी भी पेशेंट के ब्लड के प्रेशर को नाप सकते हैं, यानी उसके सिस्टोल और डायस्टोल की वैल्यू को नाप सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब स्फिग्मोमैनोमीटर की हम बात करें तो उसको रख के डॉक्टर जो हमारे हाथों में, ठीक है, एक कफ होता है उसको बिल्कुल टाइटली, वो जो कपड़ा होता है बिल्कुल उसको टाइटली बांध देते हैं, और जब उस पंप को, जिसको आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जब उसको दबाते हैं तो होता कि ये जो कफ, ये जो कपड़ा यहाँ पे टाइट बांधा हुआ वो फूलने लगता है, ठीक है। होता क्या है, हमारे हार्ट के अंदर से आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है, हायर प्रेशर जो प्योर ब्लड को कंटेन करती हैं। अब वो क्या हुआ, छोटे छोटे पतले पतले फॉर्म में हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में जाती है। तो एक आर्टरी होती है जो ब्रैकियल आर्टरी होती है, वो हमारे दोनों हाथों में जाती है, ठीक है। तो हार्ट से निकल के जब ब्रैकियल आर्टरी हाथों में आ रही है तो जहाँ पे वो कफ लगाया जाता है उसको इतना टाइट कर दिया जाता है, इतना टाइट कर दिया जाता है कि जो ब्रैकियल आर्टरी है जो ब्लड को पंप करे वहीं पे दब जाती है, रुक जाती है, ठीक है। पंप की करते गए करते गए करते गए, कब तक किया जाता है, जब तक क्या होता है, बिल्कुल ब्रैकियल आर्टरी रुक ना जाए। आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, जो जो स्टेथोस्कोप होता है, आला जिसे हम कहते हैं, क्या करते हैं डॉक्टर, जब बीपी का कपड़े को बांधते हैं तो उस आले को यहाँ लगाते हैं, पता है क्यों, चेक करते हैं कब धक धक की आवाज़ आ रही है, यानी लपडप का साउंड आ रहा है। तो क्या होता है, वो जो ब्रैकियल आर्टरी हो ना बिल्कुल रुक जाता है ब्लड उसमें, ठीक है, ब्लड रुक गया, बिल्कुल सब नॉर्मल, ब्लड नीचे नहीं फ्लो कर रहा है, जहाँ में रुक गया, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, छोड़ने के बाद जैसे ही वो रिलैक्स हुआ, ये ढीला हुआ, ब्लड वापस आना शुरू होता है। तो तुरंत वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम प्रेशर जिससे डायरेक्ट ब्रैकियल आर्टरी से ब्लड तुरंत आ रहा है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है, वो आपका होता है सिस्टोलिक प्रेशर। फिर थोड़ी देर के बाद जब नॉर्मली ब्लड आने लगता है तो जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको देखते हैं, वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इस बेसिस पे स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा था ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक। अब हम एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे, वो है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। पर ब्लड प्रेशर को ख़त्म करने में, टॉपिक पढ़ने में आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब इसके बेसिस पे हम इसको समझते हैं, ठीक। तो अब हमें देखना है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। तो जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले हमने ब्लड को देखा, अब हम देखते हैं लिम्फ को, ठीक है। लेकिन लिम्फ को देखने से पहले हार्ट के बारे में ज़रा सा एक चीज़ याद करो कि हमने देखा था लंग्स जो है वो प्योर ब्लड को हार्ट में दे रहा है, हार्ट बॉडी में दे रहा है। तो बच्चों बॉडी में कहाँ दे रहा है, हर एक ऑर्गन में नहीं, ब्लड में दे रहा है। अच्छा, ब्लड में कैसे जा रहा है, आर्टरी या वेन की मदद से। तो अभी हमने बोला कि हार्ट से एक आर्टरी आती है जो बॉडी में ब्लड को ले जाती है, ऑर्टा। तो क्या होता है, आर्टरी जो होती है और वेन जो होती है जहाँ पे मिलते हैं वहाँ हम एक वर्ड, एक नाम देते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। होता क्या है कि आपकी आर्टरी जो प्योर ब्लड को ले करके आ रही है, बॉडी के ऑर्गन में दे रही है, वो जा करके एक जगह पे जंक्शन बनाती है, किसके साथ, वेन्स के साथ, और उस जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरीज कह रहे हैं। कैपिलरीज भी आपकी वेसल ही होती हैं। तो होता क्या है, मैं एक कैपिलरी को बना करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ये सपोज करो ना कि ये एक ब्लड कैपिलरी है, या आप कह दो ब्लड वेसल है, ठीक है, कैपिलरी भी वेसल ही है। अब इसके अंदर क्या हुआ बच्चों कि हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की थी, ढेर सारा प्योर ब्लड, ठीक है, आया, ये आपका छोटा छोटा मान लो आरबीसी है, ये और भी एलिमेंट्स हैं,
ये आपकी कैपिलरी में आया, ठीक है, आपके वेसल में आया। अब हुआ क्या कि जो आपकी कैपिलरी होती है ना, जो ब्लड को कैरी करती है, उसके अंदर जो उसके वेसल होते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल है, इसमें छोटे 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 पोर आपको दिख रहा है, यानी हर तरफ से थोड़ा थोड़ा क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल है, थोड़ा थोड़ा हर जगह से इसमें क्या है, ये ओपन पोर्स हैं, ऐसा होता है। अच्छा, होता क्या है, अब क्या हुआ कि जो हमारी कैपिलरी है इसके अंदर ब्लड गया, ब्लड के अंदर खूब प्रेशर लगा, ठीक है। ये आसपास के टिश्यूज़ हैं, ये आसपास के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। उस वेसल के आसपास जो मसल वगैरह हैं, ये वहाँ के टिश्यूज़ हैं, आप समझिएगा। हुआ क्या कि अब ब्लड जब वेसल के अंदर या कैपिलरी के अंदर गया तो इसने एक प्रेशर डाला। हो क्या रहा है, हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि जो आपका ये ब्लड है, इसके अंदर ब्लड किन दो चीज़ों से मिलके बनता है, प्लाज्मा और कॉर्पसेल्स। प्लाज्मा मतलब जो मोस्ट लिक्विड पोर्शन होता है, जो वाटर को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को कंटेन करता है, जिसमें 92% से ज़्यादा या लगभग उतना आपके प्लाज्मा में पानी रहता है। तो हुआ क्या कि हम ये देख रहे हैं कि अब जब ब्लड वेसल में, या आप कह दो कैपिलरी में ब्लड भर गया, कैपिलरीज में ब्लड भरने के बाद क्या हुआ कि जो छोटे छोटे पोर से यहाँ से कुछ कुछ ब्लड आपका क्या हो रहा है, ये बाहर निकलने लगा, देख रहे हो। अब बाहर निकल के कहाँ जाके भर गया, जो आपका टिश्यू था इसके चारों तरफ जा करके भर गया। समझ में आ रहा है, ब्लड निकला छोटे छोटे पोर से और टिश्यू में जा करके भर गया, ठीक। अच्छा, अब ये देखो, ये ब्लड यहाँ से निकल रहा है, तो सारा ब्लड नहीं, क्या हो रहा है, ये पोर इतने छोटे हैं कि जो आपका थोड़ा सा, आप कह सकते हो ज़्यादा ही आपका लिक्विड पोर्शन है, यानी आपका प्लाज्मा, वो प्लाज्मा क्या कर रहा है, ब्लड से निकल करके टिश्यू में आ रहा है, ब्लड कैपिलरी से निकल करके टिश्यू में आ रहा है। लेकिन बात ये है कि प्लाज्मा जब आ रहा है, अब एक चीज़ आप ये सोचोगे कि ब्लड के अंदर से अगर सारा प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, ब्लड तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो फिर वो ब्लड वेसल से हर ऑर्गन में सप्लाई कैसे होगा। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा नहीं निकल पाता है, जितने पोर्स से ये जा करके वेसल्स में पहुंच सकता है, आपके टिश्यू में पहुंच सकता है, उतना ही प्लाज्मा निकलता है। अब ब्लड वेसल से आपका प्लाज्मा निकला। अच्छा, प्लाज्मा निकला तो पता है इसके साथ साथ क्या निकला, WBC भी निकला, ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हैं, प्रोटीन भी निकला, ठीक है बच्चों, यहाँ समझो। अच्छा, प्रोटीन कैसे, आपको पता है आपके ब्लड में RBC भी है, ठीक, पर RBC की साइज़ इतनी बड़ी है कि इस छोटे पोर से बाहर नहीं निकल सकती है, और WBC की साइज़ क्या है, छोटी है। प्रोटीन तो आपका मैक्सिमम बड़ा साइज़ का होता है, इस पोर से बाहर नहीं निकल सकता। इन सम केसेस बहुत छोटे छोटे जो प्रोटीन होते हैं वो भी इस प्लाज्मा के साथ कैपिलरी से बाहर टिश्यू में जाते हैं, यानी टिश्यू में आपका कौन गया, प्लाज्मा गया, WBC गया, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट एक दो छोटे मोटे जा सकते हैं, सब चले जाते हैं। तो ये जो लिक्विड आप कह सकते हो, ये जो लिक्विड आपका ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में आया, इसी को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, लिम्फ नाम देते हैं, ठीक है। ये जो ना लिम्फ होता है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ना वाटर लाइक, पानी जैसा जो लगे, ठीक है। अच्छा, वाटर लाइक कैसे, RBC तो गया नहीं, और ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है, RBC, यानी ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। यानी लिम्फ आपका कैसा होता है, कलरलेस, एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड है जो कैपिलरीज के छोटे छोटे पोर से टिश्यू में जाता है, ठीक। कभी कभी आपने देखा, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका हार्ट बीट वगैरह जो चेक करें, उसकी गर्दन पे यहाँ पे टच करते हैं कुछ देर के लिए, कान के पीछे टच करते हैं, क्यों, अभी आप समझोगे, ये इसी लिम्फ की वजह से होता क्या है। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, अब ये टिश्यू, अब आपके दिमाग में ये आएगा, अगर कैपिलरीज के अंदर से टिश्यू में सारा फ्लूइड भरता गया तो टिश्यू तो आपका पूरा फ्लूइड से एकदम भर जाएगा, ये भी एक बीमारी है, ऐसा होता है। कभी कभी देखा है किसी इंसान को आपने कि जिसके 2 पाँव में से एक पाँव बहुत ही मोटा होता है, इसको हम हाथी पाँव कहते हैं, एक बीमारी है, इंग्लिश में हम इसे एलिफेंटाइसिस कहते हैं, ठीक है। एक पाँव जो होता है उसके अंदर फ्लूइड इतना भर जाता है कि वो पाँव एकदम मोटा हो जाता है, जानते हो क्यों, ये इसी लिम्फ की वजह से।
जब लिम्फ ब्लड आपकी कैपिलरी से निकल कर टिश्यू में बहुत ज़्यादा भर जाता है, वहाँ से पास नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होता है, वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इन्फेक्शन करता है, तो एक बीमारी होती है जिसको मेल्फेंटेसिस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आप तुरंत सोचोगे तो अगर एल्फेंटेसिस नहीं हो रही है तो फिर वो फ्लूइड कहाँ जा रहा है। ठीक, हुआ क्या बच्चों, देखो आपके जो टिश्यू, अब आपने देख लिया लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है जो ब्लड के अंदर से ही निकलता है, प्लाज्मा WBC एलएस प्रोटीन वगैरह से बना रहता है, न्यूट्रिएंट से बना रहता है, और ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर RBC नहीं होता है। ठीक, अब देखो, अब ये सोचो, लिम्फ तो समझ लिया, अब लिम्फ वेसल क्या होता है। जब टिश्यू के अंदर ढेर सारा लिम्फ भर गया, वो बाहर कैसे निकलेगा, होता क्या है, ये आप देख रहे हो, ये मैं आपको समझाने के लिए एक वेसल का फिगर बना रही हूँ, कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है, इसको आप कहोगे ये लिम्फ वेसल है। ठीक है, होता क्या है, आपके टिश्यू के अंदर ढेर सारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो अपने अंदर लिम्फ को कंटेन करती हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल कहते हैं। हुआ क्या, अब टिश्यू आपका लिम्फ से भर गया है, अब यहाँ से जो लिम्फ है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा किस पे, लिम्फ वेसल पे, तो ये जो वेसल के अंदर ये छोटी छोटी जगह हैं, ये क्या होंगी, ये खुल जाएंगी, ये खुल जाएंगी, और खुलने पे क्या होगा, लिम्फ जो आपका है वो अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ गया, लिम्फ वेसल के अंदर आपका लिम्फ आ गया। ठीक, लिम्फ वेसल के अंदर आपका लिम्फ आ गया, यानी टिश्यू को वो धीरे धीरे खाली करेगा। अब अंदर क्या आ रहा है, थोड़ा मोड़ा प्लाज्मा, थोड़ा मोड़ा प्रोटीन, आपका WBC, ये सब लिम्फ के अंदर आ गया। ठीक, अब ये लिम्फ जो है ये वेसल के अंदर आया, अब ये वेसल किससे भर गई, लिम्फ से भर गई। ठीक है, ठीक, फिर क्या हुआ, जैसे ही लिम्फ अंदर आ गया, अब आप ये सोचोगे कि अगर ये हमेशा ऐसे खुला रहेगा तो लिम्फ भरती जाएगी भरती जाएगी, नहीं, अगर भर भी गई तो अगर ये खुला हुआ है तो यहाँ से बाहर भी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे ही ये लिम्फ को अपने अंदर लेती है तुरंत क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ये बंद हो जाती है, ये बंद हो जाएगी, तो अब लिम्फ इसके बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिम्फ वेसल के अंदर आपका लिम्फ चली गई। ठीक, अब क्या हुआ, टिश्यू के अंदर से आपके थोड़ा सा प्लाज्मा वगैरह कम हुआ, वो नॉर्मल सिचुएशन में आया, ये हमेशा होने वाला प्रोसेस है। ठीक, यानी लिम्फ क्या है, लिम्फ वेसल क्या, आपने देख लिया। ठीक, अब आप ये सोचो कि लिम्फ वेसल के अंदर आपका लिम्फ जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो यूज़ कहाँ हो रहा है, होता क्या है बच्चों, ये जो लिम्फ वेसल है ना, ये जा करके, ये आपकी लिम्फ वेसल जा करके जो आपका ये वेन होता है इसके पास ऐसे ऐसे पहुंच जाती है। अब ये देखो, क्यों आर्टरी इसके पास नहीं जाती है, जस्ट हमारे आर्टरी और वेन के बगल में लिम्फ रहती है, तो क्यों आर्टरीज के पास, बेटा आर्टरीज में इतना प्रेशर होता है ना कि वो अपने अंदर लिम्फ के अंदर से लिम्फ वेसल के अंदर से लिम्फ को आने नहीं देगा। होता क्या है, ये जो आपका लिम्फ वेसल है ये जा करके वेन्स के बगल में चुपचाप खड़ा हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, गया खड़ा हुआ, जो इसके वेसल के अंदर की ये पोर हैं इसको खोलेगा, और यहाँ से आपका लिम्फ कहाँ जाएगा, वेन्स में जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका WBC प्लाज्मा था ये वेस्ट नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वेन्स में जा रहा है, और वेन्स क्या करेगी, फिर इसको ले जाएगी हार्ट में, हार्ट देगा लंग्स को इसको प्यूरीफायर करने के लिए। यानी आपके बॉडी का प्लाज्मा और आपका प्रोटीन WBC कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक, अच्छा अब देखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो लिम्फ वेसल जो है वो लिम्फ को लेके जा रही है, ठीक है, कभी मान लो ऐसा हुआ कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह भी उसके अंदर प्लाज्मा के साथ चली गई, तो वो वापस हार्ट के पास जाएगी, वो लंग्स के पास जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या होता है, हमारी लिम्फ के अंदर छोटे छोटे नोड होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिम्फ नोड। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। ये अपने अंदर उस इन्फेक्शन को लेते हैं और उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं, यही। और कहाँ पे, तो अब हमारे डॉक्टर जब यहाँ पे टच करते हैं, कुछ
पर्टिकुलर ऑर्गन पे, जहाँ पे उन्हें पता है कि लिम्फ ऑर्गन के लिम्फ वेसल्स के नोड होते हैं, उनके अंदर अगर सूजन आएगी वो नोड भर जाएंगे, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, हमने लिम्फ देखा, लिम्फ वेसल देखा। अब बस एक टॉपिक है छोटा सा, लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? जैसे आपका ब्लड का सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन था? हार्ट था। तो लिम्फेटिक ऑर्गन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, टॉन्सिल जो गले में होता है वो आपका लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ठीक है, एक होता है थाइमस। थाइमस आपके हार्ट के पीछे का ऑर्गन होता है, इसको एजनिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर थाइमस बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। अच्छा, आपने देखा ना आपकी लिम्फ के अंदर WBC था, इसका मतलब क्या है, ये हमारे बॉडी के, आप कह सकते हो ना, शोल्डर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी WBC है। ठीक, तो हुआ क्या, लिम्फ ने WBC को लिया, ये एज इम्यून सिस्टम का काम कर रहा है। तो हमारा थाइमस अगर लिम्फेटिक ऑर्गन है तो उसके अंदर लिम्फ भरा हुआ है, तो भी इम्यून सिस्टम का काम कर रहा है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर थाइमस वेल डेवलप होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस क्या होता है, छोटा होते होते ख़त्म हो जाता है। तो एजनिंग फैक्टर को ये बताता है कौन, थाइमस। तीसरा आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो है आपका स्प्लिन। स्प्लिन क्या है, ग्रेवयार्ड, जो अपने अंदर RBC को स्टोर करता है, या हम उसे बैंक कहते हैं, जो इमरजेंसी में हमारी ब्लड को हमें देता है। तो ये पूरा डिटेल था आपका लिम्फ के बारे में। तो आज हमने पढ़ा है ब्लड प्रेशर के बारे में, मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोल, मिनिमम प्रेशर डायस्टोल। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसे मेज़र करें उसको हमने स्फिग्मोमैनोमीटर कहा। ठीक, हमने पढ़ा लिम्फ के बारे में, लिम्फ वेसल के बारे में, लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में। लिम्फ एक फ्लूइड है जो आपकी कैपिलरीज से प्लाज्मा, WBC और कुछ प्रोटीन्स को लेकर के बाहर निकलता है टिश्यू में। ठीक है, और जिस वेसल के अंदर लिम्फ पाया जाता है या जाता है उसे हम लिम्फ वेसल कहते हैं। कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में हमने स्प्लिन, थाइमस के बारे में डिस्कस किया। तो आज आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यही ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, मतलब वाटर, मिनरल, एनर्जी, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट हम प्लांट में कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।